दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी साहित्य के अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं और ये लेक्चर जो मैं आजकल दे रहा हूं ये टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये श्रृंखला चल रही है। और अभी हम लोग बढ़ चुके हैं आगे और पढ़ रहे हैं आधुनिक काल से संबंधित तथ्यों के बारे में। और ऐसे सवाल परीक्षा में बार बार दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। बहुत सारे सवाल यहाँ स्क्रीन पर दिए गए हैं जो अपने आप में डिफिकल्ट सवाल हैं। ऐसे सवाल देखकर आपको भय लगता है। ऐसे सवाल आता है कि प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार मान्य है। ये अपने आप में ऐसा डिफिकल्ट सवाल है ना कि आपको लगता है कि अब असली वाली साहित्य शुरू होगी। लेकिन मैं कहता हूं साहित्य जैसा आसान विषय है नहीं, केवल आपको थोड़ा सा समझना भर है। थोड़ी सी बातें अगर आपने समझ लिया ना, सब कुछ आपको इतना आसान लगने लगेगा मैं क्या ही बताऊं। आप आज की क्लास देखो, आपको समझ आ जाएगा कि नितिन सर सही कर रहे हैं या गलत बता रहे हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे, बीपीएससी टीआरई 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है बीपीएससी के लिए। और इस एक बैच से पीआरटी, मिडिल, टीजीटी और पीजीटी ये सभी एग्जाम दोस्तों कवर होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा मैं बीपीएससी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं। अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करें तो मुझे थोड़ा समय दीजिए। बहुत जल्द दोस्तों आपके लिए भी एक स्पेशल बैच मैं बना दूंगा। जैसी क्लास यहां पे चल रही वैसा ही दोस्तों एक प्रैक्टिस बैच मैं आप सभी के लिए बना रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं और बहुत जल्द दोस्तों आप सभी के समक्ष आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आज हमारा पहला लेक्चर नहीं है, आज हमारा 82 नंबर का लेक्चर है। अगर आज का लेक्चर पसंद आए तो पीछे का लेक्चर आप जरूर देखिएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर लेक्चर अच्छा लगेगा तो आपको उत्सुकता होगी कि सर पीछे वाला लेक्चर देखते हैं कि सर ने क्या पढ़ा है। तो धीरे धीरे आप एक नंबर से ना पढ़िए, आप 81 देखिए, फिर 80 देखिए, पीछे से पढ़ते चलिए, आपको खुद ही लगेगा कि कहां कितना अच्छी क्लास चली हुई। ठीक है, पहला सवाल दे रहा है कि प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार मान्य है। ठीक है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार मान्य है। तीन तरह के दोस्तों विचार देखने को मिलते हैं। एक याद रखिएगा, यहां पर परीक्षा में मिलेगा एक शब्द पदार्थवाद। क्या मिलेगा? पदार्थवाद। ये अलग बात है कि आपको नहीं पता कि पदार्थवाद का मतलब क्या होता है, कोई बात नहीं, मैं अभी एक एक चीज बता दूंगा। कुल तीन तरह के विचार दोस्तों ये प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहला हो गया पदार्थवाद, तो दूसरा हो गया यथार्थवाद। ठीक है, पदार्थवाद, यथार्थवाद। ठीक है, यथार्थ जो वास्तविक रूप से है। ठीक है, और तीसरा हो गया समाजवाद। ठीक है, अब बात आती है कि सर रटना नहीं है, मैं आपको एक एक चीज के बारे में बताता हूं। पदार्थवाद मतलब देखिए, प्रगतिवादी युग के जो कवि हैं वो क्या मानते हैं। पहले प्रगतिवादी युग कैसे आ गया? सबसे पहले तो आदिकाल था जिसे हम वीर गाथा काल कहते हैं, उसके बाद भक्ति काल आया, उसके बाद रीति काल आया, उसके बाद आधुनिक काल आया। आधुनिक काल के अंतर्गत जब हम पढ़ना शुरू किए दोस्तों, अलग अलग कालखंड के बारे में पढ़े। पहले भारतेंदु युग के बारे में पढ़ा गया, फिर द्विवेदी युग के बारे में पढ़ा गया, फिर छायावाद के बारे में पढ़ा गया जिसे स्वच्छंदतावाद कहते हैं, फिर अब आगे पढ़ रहे हैं आप तो प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता युग, इस सब तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पदार्थवाद का मतलब क्या होता है? पदार्थ मतलब जो पदार्थ को ही सब कुछ मानते हो। पदार्थवाद का तात्पर्य क्या है? जो पदार्थ को ही सब कुछ मानते हो, जो पदार्थ, ठीक है, पदार्थ को ही सब कुछ मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, यही क्या होता है दोस्तों? पदार्थवाद। ठीक है, और यथार्थवाद में क्या हो जाता है? यथार्थवाद में वास्तविकता को माना जाता है। ठीक है, वास्तविकता को ही सब कुछ माना जाता है। ठीक है, वास्तविकता को ही सब कुछ माना जाता है। ठीक है, माना जाता है। और तीसरा है समाजवाद, समाज को सब कुछ माना जाता है, समाज को सब कुछ माना जाता है। ठीक है, और ये किसकी विशेषता है दोस्तों? जब आप रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, इस काल की रचना खंड आप देखेंगे प्रगतिवाद की, तो आपको ना इसी के इर्द गिर्द दोस्तों रचनाएं मिलेंगी। लोग समाज की, कवियों के रचना में समाज का सबसे ज्यादा वर्णन आपको मिलेगा, पदार्थ का वर्णन मिलेगा, यथार्थ यानी जो वास्तविकता में है, कल्पना में नहीं, जो वास्तविकता है उसका वर्णन जब आपको मिलता है तो आप समझ लीजिए आप प्रगतिवाद के कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस युग की यही विशेषता है। तो ये तीन पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल करा प्रगतिवादी विशेषता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए प्रगतिवाद के अंतर्गत ये तो तीन तरह के विचार हो गए, इसकी विशेषताओं में कुछ विशेषताएं भी आती हैं। जैसे जब समाज की बात होगी तो समाज में शोषण का विरोध किया जाएगा। ठीक है, समाज में
समाज में व्याप्त शोषण, ठीक है, किसका शोषण, जो है निम्न वर्ग के लोग उनका शोषण हो रहा होगा, तो शोषण का विरोध, ठीक है। तो इस जमाने की जो कविता है ना, उस कविता में आप देखेंगे कि निम्न जाति का जो शोषण किया जा रहा है उसका विरोध होता हुआ दिख रहा है। या फिर यहां पर आपको व्यंग्य प्रधानता भी दिखेगी, ठीक है। व्यंग्य मतलब उसी शोषण के विरुद्ध दोस्तों कवियों ने अपना व्यंग्य किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप याद रखेगा। या आपको यहां पर श्रम सौंदर्य, ठीक है, श्रम सौंदर्य भी देखने को मिलेगा। श्रम सौंदर्य मतलब जो लेबर कैटेगरी है उनको दोस्तों बहुत अच्छी तरह से उन पर कविता रची गई है, ठीक है। तो ये सभी विशेषताएं हैं प्रगतिवादी युग की, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अपने अगले सवाल पर आइए। कह रहा हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस काव्य धारा को क्या कहा जाता है? मार्क्सवादी चेतना, जहां मार्क्सवादी आ गया समझ लो लेबर की बात कर रहा है। मार्क्सवादी आ गया, इसका मतलब बात किसकी हो रहा है दोस्तों? यहां लेबर की बात हो रहा है। लेबर यानी मजदूर की बात हो रहा है, यानी श्रमिक की बात हो रहा है, मजदूर श्रमिक। और जहां पर मजदूर श्रमिक है वहां आप क्या पढ़ रहे हैं? उसी को तो प्रगतिवाद कहते हैं। तो मार्क्सवादी चेतना दोस्तों कहां नजर आती है? याद रखेंगे, यह प्रगतिवाद में नजर आता है। कहां आता है? यह प्रगतिवाद में नजर आता है, देखने को मिलता है। यह तथ्य आप याद रखेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा, प्रगतिवाद की रचना में जहां कहीं भी देखेंगे तो हमेशा ये दो वर्ग मिलेंगे। समाज में दो वर्ग, एक शोषक, एक शोषित। शोषक मतलब शोषण करने वाला, शोषित मतलब जिसका शोषण हुआ है। इन्हीं दो के बीच में दोस्तों रचनाएं आपको मिलेंगी। यह प्रगतिवाद की विशेषता है। पहले आप पृष्ठभूमि समझिए। एक बार आपने इस चीज को समझ लिया ना, फिर आपको ऐसा आसान लगने लगेगा, जिसको देखकर आप भागते हैं ना, भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल कॉन्सेप्ट समझिए। मैं तो कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आज हमारा पहला दिन है इस टॉपिक पर, तो हो सकता है आपको चीजें कठिन लगे, लेकिन जब 2-4 दिन हम ये सब पढ़ेंगे ना तो लगेगा बहुत आसान हो गया, इसमें ऐसा कुछ कठिन है ही नहीं। आइए कुछ लेखकों के बारे में देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि प्रगतिशील लेखक संघ दोस्तों एक यूनियन बन गया, एक संघ बन गया, एक यूनियन की स्थापना हुई, ठीक है। एक यूनियन की स्थापना हुई। किस तरह का यूनियन दोस्तों? इसमें प्रगतिशील लेखक हैं, मतलब जो एक विचारधारा के लेखक थे। विचारधारा कैसी? मैंने बताया ना, शोषण के विरुद्ध इनकी रचना। एक लाइन में आप याद रखिए, ज्यादा कुछ नहीं याद कर सकते तो इतना याद रखिए, शोषण के विरुद्ध रचना। इतनी बात अगर आपको याद है तो काम आपका हो जाएगा। तो ये दोस्तों जो यूनियन था, यह एक जैसे विचारधारा वाले लोगों का यूनियन था, एक संस्था था, एक संगठन था। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना पूछता है सवाल परीक्षा में कहां हुआ, ठीक है, कहां? तो देखिए यहां पे दे रहा है कि लंदन में। लंदन में दोस्तों किसके प्रयत्न से हुआ? भारत छोड़िए, लंदन में दोस्तों इसके स्थापना हो गया। तो उनका नाम था मुल्कराज आनंद। क्या नाम दोस्तों? मुल्कराज आनंद। दूसरे मुल्क में दोस्तों स्थापना कर रहे हैं मुल्कराज आनंद। और एक और नाम है सज्जाद जहीर। क्या नाम है? प्लस दूसरे व्यक्ति कौन है? सज्जाद जहीर, ठीक है, सज्जाद जहीर। ये दो लोगों ने मिलकर दोस्तों लंदन में इसकी स्थापना किया था, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किया था। एक सवाल और आता है कब किया था? तो याद रखेंगे कब, तो 1936 बताइएगा। कब? 1936 में हुआ था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और 1936 में दोस्तों एक लखनऊ में किया गया। लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, ठीक है, भारत वाला है। इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष दोस्तों कौन चुना गया? ठीक है, जो पहला अधिवेशन हुआ लखनऊ वाला 1936 में, उसके लिए अध्यक्ष दोस्तों किसे चुना गया? बहुत, अरे उपन्यास सम्राट इन्हें कहा जाता है। क्या बात करें, मुंशी प्रेमचंद जी बात हो रही। हाँ, उपन्यास सम्राट, बहुत सारा उपन्यास इन्होंने लिखा। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी को दोस्तों इसका अध्यक्ष चुना गया। मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का जो नाम था वो धनपत राय नाम था, ठीक है। बचपन का नाम क्या दोस्तों? धनपत राय। क्या नाम है? धनपत राय। लोग इन्हें नवाब राय के नाम से भी जानते थे, नवाब राय, ठीक है, नवाब राय भी बुलाते थे। ये सारे तथ्य भी आप याद रखें। मैं मुंशी प्रेमचंद जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि दोस्तों कौन कौन से हैं? जब हम प्रगतिवाद की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेक्चर जो है रचनाएं हुई हैं, उन लेखकों का नाम क्या है? तो दोस्तों एक तो नागार्जुन जी की रचनाएं सुना होगा, ठीक है,
नागार्जुन जी की रचनाएं सुना होगा, प्लस गजानन माधव मुक्तिबोध का नाम सुना होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है, और भूरी भूरी खाक धूल, ये सब इन्हीं की रचनाएं दोस्तों, याद रखेंगे। और एक नाम सुना होगा दिनकर जी का, ठीक है, एक नाम सुना होगा दिनकर जी का, रामधारी सिंह दिनकर, अरे भाई वही रश्मि रथी वाले, हाँ हाँ ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो याद रखिएगा दिनकर जी को भी दोस्तों प्रगतिवाद का प्रमुख कवि माना जाता है। हाँ, इसको अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल। जयशंकर प्रसाद जी वो छायावाद में थे, महावीर प्रसाद जी उनके नाम पर तो द्विवेदी युग का नामकरण तक कर दिया गया, ठीक है, लेकिन यहां पे हम थोड़ा सा अलग याद रखना है, रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला सवाल दे रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। वैसे ज्यादातर बच्चे जो है दोस्तों वो तो रश्मि रथी को मानते हैं, लेकिन रश्मि रथी यहां पे जवाब नहीं होगा। इनकी एक रचना है कुरुक्षेत्र। अरे भाई, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहां पे दिया? कुरुक्षेत्र में दिया। तो कुरुक्षेत्र इनकी जो रचना है उसमें दोस्तों बातचीत हो रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा इन्हीं की रचना का नाम है कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र। ये अलग बात है दोस्तों कि जो रश्मि रथी है उसमें भी दोस्तों इस तरह का वर्णन मिलता है, ठीक है। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है जिसकी वजह से इनकी प्रसिद्धि मिली? तो वो एक ही रचना दोस्तों, रश्मि रथी, ठीक है, बहुत गजब की रचना है रश्मि रथी, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, कई सर्ग में दोस्तों रश्मि रथी आया। दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है, जिसमें भीष्म पितामह और पांडवों के सबसे बड़े जो भाई थे धर्मराज युधिष्ठिर, उनके बीच में दोस्तों यहां पर वाद संवाद होता है। यह कुरुक्षेत्र की ही बात कर रहा है, ठीक है। जो कुरुक्षेत्र रचना दोस्तों उसमें यही वाद संवाद दिया हुआ है, ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। करा दिनकर की काव्य रचना कौन कौन सी है? तो याद रखेगा दोस्तों सबसे फेमस तो रश्मि रथी है, दूसरा याद रखेगा कुरुक्षेत्र है, ठीक है, कुरुक्षेत्र है। सब एक एक रचनाएं दोस्तों आप याद रखें, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। और क्या क्या दोस्तों? हुंकार है, एक रचना इनका उर्वशी नाम से है ना, उर्वशी, ठीक है, उर्वशी नाम से है। संस्कृति के 4 अध्याय हो गया, चक्रव्यूह हो गया, ठीक है, चक्रव्यूह एक रचना हो गया, संस्कृति के 4 अध्याय हो गया, ठीक है, संस्कृति के कल्चर के, ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है, 4 अध्याय। और कुछ छूट रहा है? रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, उर्वशी, चक्रव्यूह, संस्कृति के 4 अध्याय, और कुछ याद आ रहा है? लोकदेव नेहरू, इसको याद रखेंगे, ठीक है, लोकदेव नेहरू, ठीक है, लोकदेव नेहरू। ये सब दोस्तों किसकी रचनाएं हैं? ये सब दिनकर जी की रचनाएं हैं, याद रखिएगा, सवाल आते हैं बार बार, ठीक है। तो आप रिवीजन करते चलिए, इस क्लास से आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक रचना है दोस्तों हारे को हरिनाम, ठीक है, हारे को हरिनाम। ये दोस्तों इस काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? छूट गया, पीछे लिख देना चाहिए था मुझे, ठीक है। हारे को हरिनाम किसकी रचना दोस्तों? यह भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कैसे छूट गया भाई? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है हारे को हरिनाम, ठीक है, हारे को हरिनाम, बहुत पॉपुलर कृति है, ठीक है। आगे देखिए, अधैर्य का कवि दोस्तों किसे कहा जाता है? अधैर्य का कवि, ठीक है, किसे कहा गया है? तो अधैर्य का कवि भी दोस्तों किसे कहा गया है? यह भी रामधारी सिंह दिनकर को ही कहा गया। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इन्हें समय सूर्य भी कहा गया है। क्या कहा गया है? परीक्षा में देता है परीक्षा में कि बताइए किसे समय सूर्य कहा गया, ठीक है। तो आपने नहीं सुना होगा, आप कहेंगे सर हमें तो ये भी नहीं पता था कि नहीं, हम केवल इतना जानते थे कि रामधारी सिंह जी ने दिनकर की उपाधि दोस्तों धारण किया है, बाकी कुछ नहीं जानते। यह भी याद रखिए, इन्हें अधैर्य का कवि भी कहा जाता है, इन्हें समय सूर्य भी कहा जाता है, इन्हें आदेश का कवि कहा जाता है, ये सब दोस्तों इन्हें। अच्छा, किसने कहा दोस्तों? ये उपाधियां दोस्तों किसने दिया है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने इन्हें दिया है, ठीक है। तो अगर किसने वाली कभी बात आ जाए कि किसने दिया, ठीक है, किसने दिया, तब बताया जाएंगे उपाधि क्या किसने दिया? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने दिया, ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने दिया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अधैर्य का कवि ने किसने कहा है, ठीक है, तो याद आवेश का कवि, ठीक है, तो भी याद रखेंगे। आदेश मैंने बोला क्या? आवेश लिखिएगा, ठीक है। अधैर्य मतलब पावर है इनके अंदर, आवेश का कवि, ठीक है, आवेश का कवि, ठीक है। तो ये सब दोस्तों इनकी रचनाएं हैं, ऊपर इनकी रचना थी और ये सब इनकी उपाधियां हैं। नागार्जुन जी को दोस्तों प्रगतिवाद का कवि कहा जाता है, प्रगतिवाद का कवि दोस्तों इन्हें कहा जाता है। आपसे सवाल पूछ रहा है कि नागार्जुन जी का असली नाम क्या था? इसका मतलब
जैसे मुंशी प्रेमचंद जी को बाद में प्रेमचंद जी बुलाया गया, शुरुआत में उन्हें धनपत राय या नवाब राय बुलाते थे, उसी तरह से नागार्जुन जी का ये नाम नहीं था, नागार्जुन जी का नाम था बैजनाथ मिश्रा। क्या नाम था? बैजनाथ मतलब वैद्यनाथ, ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र नाम था। बाद में दोस्तों इन्हें किस नाम से बुलाया गया? नागार्जुन के नाम से बुलाया गया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और किस काव्यधारा के कवि कहे जाते हैं? तो प्रगतिवाद का कवि इन्हें कहा जाता है, ये तथ्य आप याद रखिएगा, ठीक है। करा नागार्जुन जी का काव्य संग्रह दोस्तों कौन कौन सा है बताइए। नागार्जुन जी की सीधे सीधे रचना आपको बता देना कि कौन कौन सी रचनाएं इनकी है, तो लिखिए कई सारी रचना है। पहला लिखिएगा युग धारा, ठीक है। दूसरा लिखेगा प्यासी पथराई आंखें, ठीक है, प्यासी पथराई आंखें, पढ़ा भी होगा आपने, बार बार दोस्तों परीक्षा में आता रहता है, ठीक है। और लिखेगा सतरंगे पंखों वाली, ठीक है, सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली, ठीक है। और याद रखेगा तुमने कहा था, एक रचना इनकी है, उसमें उस रचना का नाम ही यही है, तुमने कहा था, ठीक है, तुमने कहा था, ठीक है। ये सब किसकी कृतियां दोस्तों? ये सब नागार्जुन जी की कृतियां हैं, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित है, जिसमें राम कथा दिया गया है। ऐसे जैसे हम पढ़ते हैं ना रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस दोस्तों लिखा गया गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, और तुलसीदास जी की इस रचना में क्या मिलता है? राम जी के बारे में बताया गया, राम कथा। लेकिन इतना आसान सवाल नहीं, ये थोड़ा सा हटके सवाल है कि बताइए उस कृति का नाम बताइए जिसमें राम कथा के बारे में बताया गया। राम कथा बताया गया दोस्तों, एक रचना है भूमिजा। क्या रचना का नाम है? भूमिजा। अब भूमिजा कहा जाता है सीता जी को, ठीक है। तो ये माता सीता पर लिखा गया खंड काव्य है, ठीक है, माता सीता पर लिखा गया, माता सीता के जीवन पर लिखा गया खंड काव्य है, लिखा गया खंड काव्य है। इसे दोस्तों आप याद रखिएगा, नाम क्या है? भूमिजा, ठीक है। यह राम कथा पर ही आधारित है, ये आप याद रखेंगे। कर मुक्ति बोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया था? दोस्तों 1962 की घटना है। 1962 में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यह प्रतिबंध लगाया गया था, और यह किसकी दोस्तों रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। हिंदी साहित्य के इतिहास पर दोस्तों इन्होंने किताब लिखा था, जिसका नाम था, हिंदी साहित्य का भारत का था, भारत इतिहास और संस्कृति, ठीक है, भारत इतिहास एवं संस्कृति। इतनी बढ़िया पुस्तक थी, लेकिन इस पर दोस्तों क्या लगा दिया है? रोक लगा दिया गया। कहा गया कि इस पुस्तक में भद्रता और नैतिकता का जो विरोध किया गया है, ठीक है। इस वजह से दोस्तों इस पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। यह तथ्य भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, परीक्षा में आता रहता है टीजीटी पीजीटी में, ठीक है। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब आप इस तरह के सवालों को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके चीजें याद होंगी आपको। चाँद का मुंह टेढ़ा है सबसे फेमस इनकी रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध की सबसे फेमस रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध की ये सबसे फेमस रचना है, चाँद का मुंह टेढ़ा है। इसके अलावा दोस्तों इनकी रचना क्या है? भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है। यह भी दोस्तों इन्हीं की रचना का नाम है, ठीक है। और आगे आइए, करा कामायनी। वैसे तो दोस्तों हम पढ़ते हैं कि कामायनी जो है ये महाकाव्य है, ठीक है। कामायनी जो है इसकी रचना दोस्तों किसने किया है? कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। किसने किया है? जयशंकर प्रसाद जी ने। लेकिन इस पर दोस्तों आलोचना किसने लिखा है? कामायनी एक पुनर्विचार नामक दोस्तों आलोचना ग्रंथ के लेखक दोस्तों कौन है? तो आलोचना इस पर लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने दोस्तों इस पर क्या लिखा हुआ है? आलोचना लिखा हुआ है। तो बच्चे बहुत सारे नहीं जानते, मुझे नहीं पता क्यों नहीं जानते, लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि कामायनी एक कामायनी देखकर आप जयशंकर प्रसाद कर दे रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कामायनी अलग रचना है, कामायनी एक पुनर्विचार, ठीक है, यह एक अलग रचना है, आलोचना है, ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे आइए, अगला सवाल दे रहा दोस्तों भूल गलती, ठीक है। भूल गलती इस कविता के लेखक का नाम दोस्तों क्या है बताइए? यह भी दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध, बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं तो एकदम जोश बना हुआ है, ठीक है। तो याद रखिए यहां पर क्या? गजानन माधव मुक्तिबोध। बोलिए सही गलत, सोच समझ के बताइए, पक्का ये है ना?
सही है भैया, मत परेशान होइए, ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध की ही रचना का नाम क्या है, यह इनका कविता संग्रह है, नाम क्या है, भूल गलती। क्या नाम है, भूल गलती। हमारा जीवन तो बस खाली चांद का मुंह टेढ़ा है, अब भूरी भूरी खाक दो दो पढ़ने में चला गया, लेकिन सच्चाई ये है कि कामायनी एक पुनर्विचार इस पर और भूल गलती, ये दो रचनाएं और आपको याद रखना चाहिए जब आप साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि यहां से भी सवाल बनता है। आगे देखिए, बसंती हवा। बसंती हवा एक कविता है दोस्तों, उस कविता के रचयिता दोस्तों कौन है, बसंती हवा। इसके रचनाकार का नाम है दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल। क्या नाम है, केदारनाथ अग्रवाल की यह रचना दोस्तों बसंती हवा, ठीक है, बसंती हवा। मैंने बताया था केदारनाथ में दोस्तों वैसे भी बसंती हवा चलती है, ठीक है, याद रखेगा। अगला याद रखेगा, इनकी कुछ और रचनाएं हैं जैसे नींद के बादल, ठीक है, नींद के बादल, ठीक है, बहुत बहुत शानदार रचना दोस्तों, नींद के बादल। केदारनाथ अग्रवाल में बसंती हवा, और ये जो नीचे आप पढ़ रहे हैं दोस्तों ये भी तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना, ठीक है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके रचनाकार कौन दोस्तों, यह भी केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है दोस्तों, फूल नहीं रंग बोलते हैं। और एक रचना दोस्तों युग की गंगा, ठीक है, युग की गंगा, उसको भी याद रखिएगा, युग की गंगा, ठीक है। तो ये सब दोस्तों किसकी रचनाएं हैं, ये केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाएं हैं। अगला सवाल भी देखिए इसी संबंधित दे रहा है कि केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना का नाम बताओ। चलो लिखो यहाँ पे, लिख दो यहाँ पे, युग की गंगा। और कौन सा है दोस्तों, नींद के बादल, नींद के बादल, ठीक है। और कौन सा दोस्तों, बसंती हवा, ठीक है, बसंती, सॉरी यहाँ पे सब पे रहेगा, बसंती हवा। और कौन सा आपने चौथा पढ़ लिया, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। कम से कम 4-5 रचनाएं तो दोस्तों आप याद रखिए। इन्हीं की एक और रचना दोस्तों लोक और आलोक, लोक और आलोक, यह किसकी, इन्हीं की रचना का नाम है, ठीक है। आग का आईना, वो भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। 6 नंबर लिखिए, आग का आईना, ठीक है, आग का आईना। तो ये सब रचनाएं दोस्तों किसकी है, ये केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। आप इसे याद रखिए, बार बार समझा रहा हूं, धीरे धीरे याद होगा, एक दिन में कुछ नहीं याद हो जाएगा, ठीक है, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। मैं क्यों आपको बुला रहा हूं कि हम लोग 82 लेक्चर पे आ गए हैं, आप मेरा साथ दीजिए। अगर आप सच में साहित्य पढ़ना चाहते हैं, मुझे ज्यादा नहीं 10-15 दिन दीजिए, 10-15 दिन में चीजें इतनी आसान हो जाएंगी आपके लिए कि आपको लगेगा सारी चीजें तैयार हो रही हैं। मैं इसीलिए तो इतना ज्यादा रिवीजन करा रहा हूं। मैं चाहता तो 1-2 रचना बता के चला जाता, लेकिन मुझे भी दिमाग पे जोर डालना पड़ता है कि मैं क्या नया दूं जो यहाँ पे नहीं लिखा गया, क्या और नया मिल जाए चीजें, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझिए, बुझिए और याद रखिए, ठीक है। कर प्रगतिवादी समीक्षक कहे जाते हैं, मुझे बताइए, अभी आपने पीछे पढ़ा था प्रगतिवादी लेखक, तो आपने प्रगतिवादी लेखक में दोस्तों किसके बारे में पढ़ा था, जरा मैं आपको याद दिला दूं। प्रगतिवादी लेखक दोस्तों कौन कहा जाता है, तो आपने यहां पढ़ा कि एक तो दिनकर जी को कहा जाता है, याद आया, पीछे रामधारी सिंह दिनकर का नाम लिया। गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा जाता है, गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा जाता है। और पीछे पढ़ा नागार्जुन को कहा जाता है ना, नागार्जुन। ये जितने कवि थे दोस्तों ये सब हम प्रगतिवादी लेखक में रखते हैं, ठीक है। लेकिन जब समीक्षक की बात करें तब रामविलास शर्मा पे चले जाइए, ठीक है। जब समीक्षक की बात करें तब आप क्या जवाब देंगे, तब आप जवाब दीजिएगा रामविलास शर्मा, ठीक है, रामविलास शर्मा जिन्होंने अधैर्य का कवि कहा, किसे, रामधारी सिंह दिनकर जी को, आवेश का कवि कहा, अधैर्य कवि, समय सूर्य, ठीक है, इस तरह की तुलना किया, वो प्रगतिवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा जी, इसे भी आप याद रखेंगे। एक चीज और याद रखेगा, प्रगतिवाद नामक दोस्तों एक रचना भी देखने को मिलता है, ठीक है। एक दोस्तों पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम भी है दोस्तों प्रगतिवाद नामक एक पुस्तक भी है। उस पुस्तक की रचना दोस्तों किसने किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखेगा शिवदान सिंह चौहान की रचना है। शिवदान सिंह चौहान की रचना का नाम है दोस्तों क्या, प्रगतिवाद, ठीक है। ये पुस्तक है, लेकिन शिवदान सिंह चौहान का कोई संबंध दोस्तों प्रगतिवाद से नहीं है दोस्तों, ये आप ध्यान रखें, थोड़ा सा मतलब अलग अलग है किताब का नाम, ठीक है। या जैसे मुक्तिबोध हम पढ़ते हैं, मुक्तिबोध एक रचना का भी नाम है, वो जैनेन्द्र की रचना है। जरा लिख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे सवाल आ गया मुक्तिबोध, ठीक है,
तो गजानन माधव मुक्तिबोध एक व्यक्ति का भी नाम है और मुक्तिबोध नामक दोस्तों एक पुस्तक भी है। इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? इस पुस्तक के रचनाकार हैं जैनेन्द्र जी। कौन है? जैनेन्द्र जी। तो ऐसे सवाल भी दोस्तों थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ता है, ठीक है। राइटर के नाम पे कभी कभी दोस्तों पुस्तकें भी हो जाती हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल बताया ना, इसको अवश्य अपने दिमाग में रखेंगे आप सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में देखने को मिलती हैं? तो हिंदी के अतिरिक्त दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं, वो आपको अवधी में भी देखने को मिलती हैं, ये आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। करा किसका संबंध प्रयोगवाद से? अब देखिए ऑप्शन बड़ा खतरनाक दे सकता है। किसका संबंध दोस्तों प्रयोगवाद से है? तो यहां राइटर नहीं पूछ रहा है, यहां कुछ अटपटा सा आपको ऑप्शन देगा। जैसे परीक्षा में ऑप्शन मिलेगा मनोविश्लेषणवाद। क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, ठीक है। मनोविश्लेषणवाद, तो समझ जाइएगा इसका संबंध प्रयोगवाद से है, एक नंबर। दूसरा नंबर याद रखेंगे, हो सकता है समाजवाद दे दे। क्या दे दे? समाजवाद। 2 नंबर हो सकता है यथार्थवाद दे दे। क्या दे दे? यथार्थवाद दे दे, ठीक है। हो सकता है पदार्थवाद दे दे। क्या दे दे? पदार्थवाद दे दे। हो सकता है मार्क्सवादी के बारे में पूछ दे, ठीक है। क्या पूछ दे? मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में पूछ दे, ठीक है। मार्क्सवादी विचारधारा, ठीक है। इसका संबंध में यही हो जाएगा। सब याद करते चलिए। मुझे नहीं पता कि आपके परीक्षा में क्या ऑप्शन मिलेगा, मैं जो सोच रहा हूं इतना ऑप्शन जरूर दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। या थोड़ा सा अलग करके लिख दिया कलावाद। क्या लिख दिया? कलावाद, ये भी मिल सकता है, कलावाद भी। या अस्तित्ववाद दे दिया। क्या दे दिया? अस्तित्ववाद, ठीक है। तो ये सारे तथ्य दोस्तों आप याद रखेंगे। ये प्रयोगवाद से दोस्तों इनका संबंध है। इसमें से कुछ भी नजर आए, ठीक है, तो समझ जाइए प्रयोगवाद की बातें हो रही हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। करा प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य दोस्तों क्या है? प्रयोगवादी कवि का दोस्तों मुख्य तथ्य क्या है? क्या बताऊं नया, सब तो बता दिया। वही पदार्थ, यही सब हो सकता है। या आप कह लीजिए नए राहों का अन्वेषण, नई चीजें ढूंढना, ठीक है। नई चीजें ढूंढना, ठीक है। नई चीजें ढूंढना, ठीक है। ये दोस्तों प्रयोग का मतलब क्या होता है मुझे बताइए? एक्सपेरिमेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रयोगवाद का नाम प्रयोगवाद क्यों पड़ा, बात को समझिए। प्रयोगवाद का नाम दोस्तों प्रयोगवाद क्यों पड़ा होगा? एक्सपेरिमेंट की वजह से, नई चीजों का अन्वेषण, ढूंढना। इस काल के कवियों का गुण हुआ करता था, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? नई चीजों का अन्वेषण, नई चीजों का अन्वेषण, ठीक है। अन्वेषण, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा प्रयोगवाद। आगे बढ़िए अगले पॉइंट पर। अगला दे रहा है कि किसने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया? सबसे ज्यादा प्रभावित दोस्तों प्रयोगवाद को किसने किया? ये बड़ा अच्छा सवाल दे दिया, बहुत एकदम लीक से हटकर सवाल है। किसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया दोस्तों? तो इसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया दोस्तों अस्तित्ववाद ने। किसने किया? अस्तित्ववाद में, ठीक है। अस्तित्ववाद जिसे हम यथार्थवाद के रूप में जानते हैं, ठीक है, कि जो अस्तित्व में है, जो वाकई है, कल्पना में नहीं, उसने दोस्तों इसे प्रयोगवाद को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? जहां से प्रयोगवाद का जन्म हुआ है उस पत्रिका का नाम आपसे पूछ रहा है। तो आपने कभी न कभी नाम सुना होगा तार सप्तक का, ठीक है। किसका नाम सुना होगा? तार सप्तक का नाम सुना होगा। इस तार सप्तक में कुल 7 लेखक आते हैं और इसी पत्रिका से दोस्तों इसका जन्म माना जाता है, ठीक है, प्रयोगवाद से, ठीक है। और कब यह पत्रिका दोस्तों शुरू हुई थी, कब पूछ दिया तो क्या बताएंगे? 1943। तार सप्तक का संबंध कब से दोस्तों? 1943 से है। यह तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़िए, कर तार सप्तक पहला हो गया, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, इन सब का संपादन दोस्तों किसने किया था? ऐसे तार सप्तक कई लॉन्च हुए हैं, तो इसका संपादन किसने किया था? आपने सुना होगा हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का नाम, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। इनके द्वारा दोस्तों इसका संपादन किया गया था। ये पहला, दूसरा और तीसरा जो तार सप्तक था, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और आगे बढ़िए,
अगला सवाल दे रहा है कि तार सप्तक के कवियों में सम्मिलित हैं। तार सप्तक के कवियों में दोस्तों किसे किसे शामिल किया जाता है, यह अपने आप में डिफिकल्ट सवाल है। तो तीन तो बड़े आसान लोग हैं। एक तो अज्ञे जी को शामिल कर लीजिए, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एक अज्ञे जी को शामिल कर लीजिए। दूसरा दोस्तों मुक्तिबोध को शामिल कर लीजिए, मुक्तिबोध मतलब गजानन माधव मुक्तिबोध। और तीसरा दोस्तों रामविलास शर्मा को शामिल कर लीजिए। ये तीन ऐसे नाम हैं जो नाम आसान भी हैं और आप आराम से पढ़ भी सकते हैं। अब जो संकट आता है वो इस तीन के बाद आता है। अज्ञे मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा, ये तीन लोग तार सप्तक के कवि होते हैं जो प्रगतिवाद के लेखक थे दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो चौथा नंबर है, चौथा नंबर लिखेगा भारत भूषण अग्रवाल, ठीक है। भारत भूषण अग्रवाल नाम सुना होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि ये तार सप्तक में आते हैं, ठीक है। और लिखेगा गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर। कुछ लोग गिरिजा लिखते हैं, तो गिरिजा या गिरिजा एक ही बात है, ठीक है, ये लिखेगा। और एक नेमीचंद जैन का नाम, एक प्रभाकर का नाम, ठीक है। तो याद रखेगा छठा नंबर पे नेमीचंद्र जैन और एक नाम है प्रभाकर। मुझे पूरा नाम इनका नहीं याद है, प्रभाकर मैंने याद किया, कुछ और इनके आगे है, ठीक है, तो प्रभाकर, ठीक है। तो याद रखेंगे इस तरह से 7 जो कवि हैं तार सप्तक के कवि कहे जाते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। करा आत्महत्या के विरुद्ध ये कविता संकलन है। आपको लेखक का नाम बताना है, किसकी रचना है आत्महत्या के विरुद्ध, ठीक है। तो ये रचना दोस्तों रघुवीर सहाय की, किसकी रचना है, यह रघुवीर सहाय की रचना का नाम है आत्महत्या के विरुद्ध। आज का सवाल आपके लिए रहेगा कि आप रघुवीर सहाय जी की कुछ रचनाओं के बारे में आप कमेंट करके मुझे बताइए इस क्लास के बाद। इस क्लास में कमेंट करेंगे तो फिर दोस्तों दिखता नहीं है, थोड़ा सा रुक के कमेंट कीजिएगा क्लास समाप्त होने पर, तो कमेंट जो दिखेगा आपको बताना है रघुवीर सहाय जी की रचनाओं के नाम कौन कौन से, कम से कम 3-4 रचनाएं आप बताइएगा जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हो, ठीक है। तो ये सारे तथ्य आप याद रखेंगे, मजा बहुत आएगा और इस तरह से आप पढ़ते चलिए, समझते चलिए। ज्यादा नहीं, मैं 30-40 सवाल लेकर आता हूं और जो अपने आप में बढ़िया होते हैं, ठीक है। तो प्रगतिवाद आज आपने देख लिया। अब आगे दोस्तों आप पढ़ेंगे प्रगतिवाद के बाद दोस्तों प्रगतिवाद प्रयोगवाद, अब नई कविताओं का युग आएगा दोस्तों, तो उसे हम लोग पढ़ा जाएगा, तो आगे की क्लास मिलेगा, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा, एक हिंदी का बैच भी हमारे पास है, अलग अलग बैच, 3 तरह के बैच, एक में फाउंडेशन, एक में खाली प्रैक्टिस है, इस तरह से बैच है। बीपीएससी का भी बैच है। जीएस जिस किसी बच्चे को पढ़ना एक मौका दे, और मॉडर्न हिस्ट्री का हमारे पास जीएस का स्पेशल बैच है। मैं चाहता हूं कि आप एक विषय को एक बार पढ़ो। मेरे यहां से कोई भी विषय आप पढ़ोगे ना प्लेटफॉर्म से, तो एक चीज हमेशा रहेगा कि आपको उस विषय को जीवन में दोबारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक बार पढ़ना है। क्योंकि अगर बार बार पढ़ना पड़े, आज इस कोचिंग से, कल उस कोचिंग से, परसों वहां से, तो फिर पढ़ने का मतलब क्या है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। विषय को एक बार पढ़ना है, तो मैं इसलिए बुला रहा हूं दोस्तों, कम से कम आप आइए। एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बखूबी डेमो देता है, तो आप आइए, डेमो देखिए, एक बार मॉडर्न हिस्ट्री का डेमो देखकर देखिए, ठीक है, या हिंदी का डेमो देखिए, आपको लगेगा कि वाकई कुछ यहाँ पर नया है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बीपीएससी का बैच हमने लॉन्च कर दिया है, जिस किसी बच्चे को ज्वाइन करना हो जल्दी से ज्वाइन कर ले। अभी दोस्तों जितने भी बैच आप ज्वाइन कर रहे हैं, सभी बैच में निःशुल्क टेस्ट पास दिया जा रहा है। उसके माध्यम से आप भारत के लगभग हजारों एग्जाम के दोस्तों वहां टेस्ट पास मैंने रखे हुए हैं, और सब के सब एग्जाम के लिए टेस्ट पास हमने फ्री कर दिया है। लेकिन कब, जब आप कोई भी बैच ज्वाइन करते हैं, जो हमने पीछे बैच दिखाया उसमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करते हैं, छोटा बड़ा कोई भी, ठीक है, तो आपको वो टेस्ट पास मिल जाएगा और फ्री में आप दोस्तों आप एक्सेस कर पाएंगे और आप उसे जो है हल कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बाइलैंग्वेज वहाँ मिल जाएंगे, हिंदी अंग्रेजी हर एक भाषा में, ठीक है, और कंप्लीट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप हिंदी का बैच लेंगे तो जीएस का नहीं मिलेगा, वो टोटल आपको मिलेगा, ठीक है। तो निःशुल्क रखा गया है, आप लीजिए। कोई समस्या होती तो आप हमें जो है ऑफिशियल नंबर हमारा जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो वहाँ कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।